गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी टॉप न्यूज की तरफ। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडेन फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच रेंज लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन जुलाई 2026। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जुलाई 2026 में डीआरडीओ ने किस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पहला मेडेन सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। यू हैव फोर ऑप्शंस, कमेंट डाउन योर आंसर। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है कूशा। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द कूशा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। द टेस्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा। देखो, हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब है कि जो डीआरडीओ है उन्होंने कूशा मिसाइल सिस्टम का पहला सक्सेसफुल फ्लाइट जो है वो टेस्ट किया। ठीक है, इस मिसाइल का टेस्ट एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा से किया गया। ठीक है, कूशा एक लॉन्ग रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल मतलब टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन और मिसाइल्स को बहुत दूर तक मतलब दूर से भी मार सकती है। ठीक है, दूर से भी निशाना लगा सकती है। इस मिसाइल की अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर इन तक है। ठीक है, इस टेस्ट के बाद इंडिया की एयर डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी और बाहर से के जो मिसाइल सिस्टम है उन पर भी डिपेंडेंस कम होगी। ठीक है, हम बाहर के लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी। ठीक है, तो उसकी भी डिपेंडेंस हमारे देश में कम होगी। ठीक है, ये स्ट्रेंथ करता है इंडियाज एयर डिफेंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन imports. ठीक, next question is question number 2. Who was appointed as the new secretary Department of Higher Education in July 2026 replacing Vineet Joshi? You have four options, comment down your answer. क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको देख लेते हैं एक बार। जो विनीत जोशी है उनकी जगह जुलाई 2026 में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का नया सेक्रेटरी जो है वो किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है नरेश पाल गंगवार। ठीक है, नरेश पाल गंगवार was appointed as a new secretary of the Department of Higher Education. He is a 1994 batch IAS officer from the Rajasthan candidate. देखो, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके पीछे का क्या मतलब है। गवर्नमेंट ने नरेश पाल गंगवार को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का नया सेक्रेटरी बना दिया गया। ठीक, अपॉइंट किया है। ये 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, जो राजस्थान कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। ठीक, इससे पहले ये कहा क्या थे, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में सेक्रेटरी का रूप में काम करते थे। ये सारी जो मतलब चीज़ें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्रीज, है ना, तो इन सारी चीज़ों में इन सारे जगहों पर सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। सेक्रेटरी का काम क्या होता है, एजुकेशन से जुड़ी भी जो भी पॉलिसीज होती हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको स्मूथली मैनेज करना। ठीक है, उन्होंने विनीत जोशी की जगह ये जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने रिप्लेस किया है विनीत जोशी को इन जुलाई 2026। Next question, who is the current Chief Justice of India as of July 2026? You have four options, comment down the answer. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जुलाई 2026 तक इंडिया के करंट चीफ जस्टिस कौन है। The answer is Justice Suryakant. So Justice Suryakant is the current Chief Justice of India. He took office as the CJI on 24 November 2026. देखो, उन्होंने 24 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस का पद जो है वो संभाला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा मतलब सीनियर जो जज होते हैं वो होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा जो सीनियर जज होते हैं उन्हें हम चीफ जस्टिस बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के काम और इम्पोर्टेंट केसेस जो होते हैं उनको लीड करते हैं। ठीक, इंडिया की जुडिशरी में चीफ जस्टिस की सबसे बड़ी पोजीशन होती है। द CGI is responsible for the administration of the judiciary. Question number 4, who is the current chief of defense staff CDS of India? You have four options, comment down your answer. इसका ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंडिया के करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS कौन है। The answer is General N.S. Raja Subramani. The General N.S. Raja Subramani is the current chief of defense staff of India. He assumed office on 31 May 2026. The CDS improved coordination among the Army, New Navy, Air Force. देखो, ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। उन्होंने मतलब जो हमारे जनरल NS राजा सुब्रमणी है उन्होंने इंडिया के करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS जो है वो बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने 31 मई 2026 को ये पद संभाला। ठीक है, CDS का काम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाना होता है। ठीक, ये तीनों डिफेंस फोर्सेस को एक साथ मिलकर मतलब ये तीनों जो है डिफेंस फोर्सेस को एक साथ मिलाकर काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ये इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स में से एक होते हैं। ठीक, हाईएस्ट इन देखो रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स।
Next question, who assumed as a vice president of India in September 2026? Sorry, 25. Why? तो यहाँ 4 ऑप्शंस, कमेंट डाउन योर आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पूछ रहा है। सितंबर 2025 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का पद किसने संभाला? द आंसर इज डी सीपी राधाकृष्ण। ठीक है, सीपी राधाकृष्ण became the vice president of India in September 2025. The vice president is also the chairman of Rajya Sabha. ये राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। He presides over the proceeding of Rajya Sabha. He is the second highest constitutional office in India. देखो, जो सीपी राधाकृष्ण है उन्होंने सितंबर 2025 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी पद संभाला है। ठीक है, और ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ठीक, राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्मूथली चलाना उनकी जो है इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। ठीक, और जरूरत पड़ने पर वाइस प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, ये इनका रोल है। अगर कोई भी जरूरत पड़ रही है तो वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को भी आप मुद्दा उठा सकते हैं, उसके ऊपर भी, मतलब उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको अगर डेली करंट अफेयर्स की लाइव नोटिफिकेशन चाहिए, क्लास की नोटिफिकेशन, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ और अलग भी स्टडी मटेरियल्स जो होते हैं वो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, अपलोड हो जाते हैं। आप जाइए, उसको ग्रैब करिए। ठीक, पोल और क्विजेज जो होते हैं वो फ्री में वहाँ पे आते हैं, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेली करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक, तो आप उसको रीड करो, आपकी रीडिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करो और तो और पढ़ाई पे भी ध्यान दो। ठीक, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। ठीक, करंट अफेयर्स 360 नाम है इसका। द प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ एशियन कंट्री मोहम्मद Shahabuddin resigned from office in July 2026, citing health reasons. You have 4 options. Comment down your answer. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहम्मद जो शहाबुद्दीन है वो किस साउथ एशियन कंट्री के प्रेसिडेंट थे, वो जिन्होंने जुलाई 2026 में हेल्थ रीजंस की वजह से रिजाइन किया। या 4 ऑप्शंस, कमेंट डाउन योर आंसर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन ड्यू टू हेल्थ रीजंस। ही स्टेप डाउन फ्रॉम ऑफिस in July 2026. His resignation created a leadership change in the country. Bangladesh is India's नेबरिंग साउथ एशियन कंट्री। देखो, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से जुलाई 2026 में अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक, प्रेसिडेंट का रिजाइन करने के बाद क्या क्या चीजें हुई, नए प्रेसिडेंट को चुनने की जो प्रोसेस थी वो शुरू हो गई। ठीक है, इससे बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उससे जुड़ी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें भी बदलाव आए। ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ है, तो उसको याद रखना। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया का एक पड़ोसी मतलब नेबरिंग देश है, ये बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। ठीक, मतलब इसमें बताया है, लिखा है, तो याद रखना। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? करंट प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। आंसर अजय मांगा is the current president of World Bank. He's an Indian American business executive. The World Bank provides financial support for deployment project. It has countries can improve economic growth. तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या था। अजय मांगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट बने, आपको दिख रहा होगा। वो इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर हैं। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं उनको लोन और आर्टिफिशियल सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसका एम क्या था, पॉवर्टी जो होती है हमारी, गरीबी जो है उसको कम करना, और कंट्रीज की जो इकोनॉमी होती है हमारी कंट्री, उसकी इकोनॉमी, जो भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी सपोर्ट करता है। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक से जो अगर पूछा जाए कि करंट प्रेसिडेंट कौन है तो अजय मांगा का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, which country holds G20 presidency in 2026 is set host the leaders summit in Miami. Okay, you have 4 options, comment down your answer. ये क्वेश्चन पूछा है कि 2026 में G20 करेंसी किस कंट्री के पास है, ये पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, आंसर इसका यूनाइटेड स्टेट्स होल्ड द G20 presidency in 2026. The G20 leader summit will be held in Miami, Florida, brings together the world's major economies. देखो, यूनाइटेड स्टेट के पास 2026 की G20 प्रेसिडेंसी है। G20 लीडर समिट मियामी फ्लोरिडा में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक, G20 में दुनिया की मेजर इकोनॉमीज
मिलकर इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज जो हैं उन पर डिस्कशन करेंगे करती हैं, ठीक है। और इस मीटिंग में क्या होता है कि इकोनॉमी, ट्रेड, क्लाइमेट और डेवलपमेंट जैसे जो टॉपिक्स होते हैं उन पर बात होती है, ठीक। हर साल G20 की प्रेसिडेंसी जो होती है वो एक अलग कंट्री के पास होती है, ठीक। ये फोकस करता है ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन जुलाई 2026 ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज टू अराउंड $100 per barrel after Houthi rebels attacked oil tankers belonging to which country in the Red Sea? You have four options. Comment down your answer. आई होप आपको इसका क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्या है। हाउथी रेबल्स ने रेड सी में किस कंट्री के ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द आंसर है सऊदी अरेबिया, ठीक है। इन्होंने अटैक किया था ऑयल टैंकर्स पर, रेड सी के ऑयल टैंकर्स। द अटैक कॉज्ड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस टू राइज शार्पली। ऑयल प्राइसेस रीच्ड अराउंड $100 per barrel. Rising oil prices can increase fuel and transportation cost वर्ल्ड वाइड। देखो जो हाउथी रेबल्स उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया, ठीक। इस अटैक के बाद क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक। इस वजह से क्या हुआ, ग्लोबल जो ऑयल प्राइस थे लगभग $100 पर बैरल तक पहुंच गई, ठीक। ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण जो पेट्रोल है, डीजल है, ट्रांसपोर्टेशन है, उनका खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ये उन्होंने बोला, ठीक। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने का सीधा जो असर होता है वो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ता है, ठीक। ये इसके पीछे का थोड़ा सा न्यूज था, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेपो रेट डिड द आरबीआई मेंटेन एट इट्स जून 2026 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग? क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि 2026 में, मतलब जून 2026 में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट कितना रखा गया। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी उसमें रेपो रेट कितना रखा गया? द आंसर इज 5.25%। ये 5.25% at unchanged at 5.25. The decision was taken in the June 2026 MPC meeting with Monetary Policy Committee. The repo rate is the rate at which RBI lets money to bank. देखो इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं क्या है। जो आरबीआई है उसने क्या किया, रेपो रेट 5.25 पर ही मेंटेन रखा, ठीक है, उसको कम नहीं किया। रेपो रेट जो वो रेट होता है जो मतलब जिस पर आरबीआई बैंक्स जो होती हैं वो लोन देती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया, यानी ये सेम रखा गया, ठीक। जो इसका डिसीजन था उसका इफेक्ट किस पर पड़ा, लोन पर, सिविल रेट्स पर, इन सब पर भी ज़्यादा पड़ सकता है उन्होंने अगर रेपो रेट नहीं चेंज किया है तो। आरबीआई ये डिसीजन जो है वो इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए करता है, ठीक। कीपिंग द रेपो रेट अनचेंज हेल्प्स मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये इसका कारण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? यू हैव फोर ऑप्शंस, कमेंट डाउन योर आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर कौन है? द आंसर इज संजय मल्होत्रा इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ही टुक चार्ज ऑन 11 December 2024. RBI is India's central bank and controls monetary policy. The RBI helps maintain financial and economic stability. ठीक है, जो संजय मल्होत्रा है उन्होंने आरबीआई करंट गवर्नर ऑफिसर जो हैं वो अभी हैं, ठीक है। उन्होंने कब ये पदवी ली थी? 11 दिसंबर 2026 को गवर्नर के पद जो है वो संभाला था, ठीक है। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो देश की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक। आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। इसलिए आरबीआई गवर्नर की पोस्ट जो होती है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पोस्ट में से एक होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन इट्स जून 2026 पॉलिसी रिव्यू द आरबीआई रिवाइज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर FY 2026-27 डाउनवर्ड टू व्हाट लेवल? ये पूछा जा रहा है इसमें। यू हैव फोर ऑप्शंस, कमेंट डाउन योर आंसर। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीआई ने जून 2026 में FY 2026-27 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट जो है वो कितनी कर दी? द आंसर है 6.6%। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या मतलब है। देखो जो आरबीआई है उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% जो है वो कर दिया है, ठीक। पहले जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 6.9% था, लेकिन अब क्या हो गया 6.6, ठीक। क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइसेस जो है वो और ज़्यादा वीक मानसून की वजह से फोरकास्ट को
कम किया जा रहा है, ठीक, क्रूड ऑयल की फर्टिलाइजर्स की वजह से और वीक मानसून की वजह से जो फोरकास्ट है उनको कम किया जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ कम होने का मतलब होता है इकोनॉमी पहले से ही एस्टिमेट से थोड़ी धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है। आरबीआई हर पॉलिसी मीटिंग में इकोनॉमी को देखकर अपना फोरकास्ट अपडेट करता है कि क्या रखना चाहिए, ठीक है। वो पहले से बताता है ना, तो उसको अपडेट करता रहता है आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग के बाद, इकोनॉमी क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से, ठीक। An uneven monsoon also affected the growth outlook. Next question, question number 13. And as announced by its chairman in July 2026, how many satellite launches has ISRO target for the current financial year? The answer is 7. देखो, ISRO plans to carry out 7 satellite launches in current financial year. The target was announced by ISRO chairman V. Narayan. The mission include communication and other important satellite. It is expected to be one of ISRO's busiest launch years. देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो इसरो है उसने फाइनेंशियल ईयर में 7 सैटेलाइट जो है वो लॉन्चेस को टारगेट रखा है, ठीक। ये अनाउंसमेंट इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने की, ठीक। इन लॉन्चेस में कम्युनिकेशन और दूसरे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स भी शामिल होंगे, ये बोला जा रहा है, ठीक। अगर सब जितने भी मतलब वो हैं, मतलब जितने भी लॉन्चेस हैं वो सक्सेसफुली रहे तो ये इसरो को सबसे ये जो है वो इसरो का सबसे बिजी ईयर में से एक होगा, ठीक। इससे इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये बोला जा रहा है, ठीक। One second. Now, next question, who is the current chairman of ISRO? The answer is V Narayan. अभी मैंने आपको बताया V Narayan is the current chairman of ISRO. He leads India's space research and satellite missions, develop launch vehicles, satellites and space technologies. ISRO has achieved many successful space missions for India. ठीक, अभी मैंने आपको बताया ISRO का ये current chairman of ISRO है, ठीक है। लीड करते हैं स्पेस रिसर्च को और सैटेलाइट मिशंस को। ये डेवलप इन्होंने किया है बहुत सारी व्हीकल्स, सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजीज को, इन्होंने अचीव किया बहुत सारे सक्सेसफुल स्पेस मिशन फॉर इंडिया, ठीक। Next question is 15. In 2026, a private Indian rocket startup based in which city put India among a small club of nations with a privately built rocket reaching orbit? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। इंडिया की पहली प्राइवेट बिल्ट रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने वाली जो स्टार्टअप है जो वो किस सिटी ने की थी? The answer is Hyderabad. The Hyderabad-based private startup successfully launched a rocket into orbit. It was India's first private-built rocket to reach orbit. The achievement marked a major milestone for India's private space sector. देखो, ये जो है वो क्या बोल रहा है, इसके थोड़ा की पॉइंट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं हम लोग। ये जो हैदराबाद है, ठीक है, ये प्राइवेट स्पेस जो स्टार्टअप है वो हैदराबाद की है, ठीक है। इस स्टार्टअप में क्या हुआ था, इंडिया की पहली प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंचाया गया, ठीक। इस अचीवमेंट के बाद जो इंडिया है उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जहां प्राइवेट कंपनी में रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाया है, ठीक है, ऑर्बिट तक पहुंचाया रॉकेट को, ठीक है। वो उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया हमारा इंडिया, ठीक। ये इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो मानी जाती है। इससे फ्यूचर में और भी ज्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनीज को नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ये बोला जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इंडिया has defeated which team in the final to win 2026 ICC Men T20 World Cup? You have 4 options. Comment down your answer. क्या क्वेश्चन कहना की कोशिश कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 16? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया ने 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीती? The answer is New Zealand. India has defeated New Zealand in the 2026 ICC Men's T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इंडिया ने डिफीट किया न्यूजीलैंड को इन 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। द फाइनल वाज प्लेड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक। फाइनल इंडिया वॉन द मैच बाय 96 रन। 96 रन से जो है इंडिया ने
इस मैच को जीता। इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन 3 आईसीसी मेन वर्ल्ड कप टाइटल्स। ठीक है, इंडिया जो है वो फर्स्ट टीम बनी जिसने 3 आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप के टाइटल जीते। ठीक है, ये इसमें बोला जा रहा है। ठीक, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, मैंने अभी बताया। कितने रन से जीता है? 96 रन से। इंडिया अपनी ही होस्टिंग में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला होस्ट कंट्री भी बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द इंडिया क्रिकेट टीम toured which country for a 3-match T20 series beginning 23/2026? You have 4 options, comment down your answer। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जुलाई 23, 2026 से इंडिया किस कंट्री के टूर पर T20 सीरीज खेलने गया? The answer is Zimbabwe. India's toured Zimbabwe for the 3-match T20 series. The series started on 23 July 2026. All matches are played at the RA Sport Club. The tour helped both teams prepare for upcoming international tournaments. देखो, जो हमारा इंडिया क्रिकेट टीम है वो जिम्बाब्वे के टूर पर गई थी कि दोनों टीम्स के बीच में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो है वो खेले गए। सीरीज की शुरुआत जो कब हुई थी? 23 जुलाई 2026 में हुई थी। ठीक, सभी मैचेस जो हैं वो हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ऑर्गेनाइज किए गए थे। ऐसे टूर से प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस जो है वो मिलती है। ठीक, question number 18, according to the State of India's Environment 2026 report, extreme weather events occurred on what percentage of days in India during 2025? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ये 2025 में इंडिया में कितने प्रतिशत, मतलब कितने परसेंटेज, कितने दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले, ये पूछ रहा है। तो इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी एक वेबसाइट करंट अफेयर्स 360, ठीक है, वो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उस वेबसाइट का लिंक, ठीक, वहां जाओ, उसको देखो, उस वेबसाइट को खोल को बिना लॉगिन किए आपको उस वेबसाइट में फ्री के स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जो डेली अपडेट होते हैं। ठीक, तो जाओ वहां पे जाके उसको लगाओ। रोज आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपकी स्ट्रीक बनेगी, लीडर बोर्ड में आपका ऊपर नाम आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा अच्छी चल रही है। ठीक, उसमें कितना ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नए हैं, हमें नहीं पता है, उनको नोट करो, उसके बारे में पढ़ो जाके। ठीक, हर एक पीडीएफ के नीचे एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लगी हुई है, आप जाओ उसको भी देखो जाके। अगर आपको पीडीएफ मतलब जो आपने मॉक टेस्ट दिया आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत आई, उसकी वीडियो जो है वो नीचे लगी, उसको जाके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हो। ठीक, फ्री है। ठीक, और दूसरी बात, वहां पे आप मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, जो रोज आप पीडीएफ लेते हो वो अलग, लेकिन आपके पास एक मंथ की पीडीएफ होना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो मंथ की पीडीएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 9 रुपए में हमारे करंट अफेयर्स 360 जो वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाओ, उसको देखो, ग्रैब करो। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो 9 रुपए में मिलना पॉसिबल नहीं है, बट आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, तो जाओ उसका फायदा उठाओ और देखो। ठीक है, बहुत सारी जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी ई बुक भी वहाँ पे अवेलेबल है, जाओ और उसको देखो, परचेज करो अगर आपका मन हो तो। ठीक है, एक बार देखना कि किस तरीके का कंटेंट उसमें मिल रहा है आपको। ठीक, तो आप जाओ और उसको देखो। The answer is 99%. Extreme weather event occurred on 99% of days in India during 2025. The report was released in State of India's Environment 2026. देखो, इसका क्या है मतलब, रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में 99% दिन किसी न किसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट का सामना हमें करना ही पड़ता है। ठीक, एक्सट्रीम वेदर में फ्लड हो गया, हीट वेव हो गया, साइक्लोन हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, इन जैसे इवेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। जो ये डिजास्टर्स हैं उनकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली जाती है और क्रॉप से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। ये रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज का असर इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक, 99% बोला जा रहा है किसी न किसी दिन। तो इसलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और जो हमारा डिज़ास्टर है उसको मैनेजमेंट पर ध्यान देने के लिए काम किया जा रहा है। तो इस हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये इस रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है। Next question number 19. As per the State of India's Environment 2026 report, how many of the 9 planetary boundaries have now been breached? You have 4 options. Comment down your answer. क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अर्थ के बताओ, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। हर एक क्वेश्चन का मतलब मैं बताऊंगी तो वहाँ पे मैं थोड़ा बताने जा रही हूँ। ये शायद मैंने कल भी आपको बताया था 9 प्लेनेटरी बॉडीज के बारे में कि कितनी बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस हो चुकी हैं। द आंसर इज 7। द रिपोर्ट से 7 ऑफ द 9, मतलब 9 में से 7 जो है प्लेनेटरी बॉडीज जो है वो क्रॉस हो चुकी है। भी कल वाले क्वेश्चन में भी, कल वाले उसमें पीडीएफ में भी आपको मैंने बताया था ये चीज़। दिस शोज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन अर्थ एनवायरमेंट। ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको इससे पता चल रहा होगा। ठीक, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, मेजर environmental challenges. The report highlights the need for stronger conservation and sustainable development. देखो, ये जो
हमारा क्लाइमेट है। सबसे पहली बात तो है कि हमें अपने क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक। और रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 9 में से 7 जो है प्लेनेटरी बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस हो चुकी है। ये जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करता है हमारे अर्थ एनवायरनमेंट पे। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस ये जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस के रूप में देखे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि नीड फॉर स्ट्रॉन्गर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है कि हमें बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है हमारे एनवायरमेंट को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन जुलाई 2026 4 Malabar paid hornbill was sighted for the first time near agriculture field along the Muyam river in which state? या 4 options, comment down your answer। क्या क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मलाबार है वो पेड हॉर्नबिल पहली बार किस स्टेट में एग्रीकल्चर फील्ड्स के आसपास देखा गया, ये बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या है? केरला इसका आंसर है, ठीक है। केरला में ये सारी चीज़ें हुई। ये जो रेयर बर्ड्स हैं वो केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में देखे गए हैं और इन्हें म्यूयम रिवर के पास एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास जो है पहली बार देखा गया, ठीक। मलाबार पेड़ हॉर्नबिल आमतौर पर घने फॉरेस्ट में दिखते हैं, ठीक। इस साइटिंग से पता चलता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बर्ड्स के लिए कितना ज़्यादा सुटेबल बन चुका है। ये वाइल्ड कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर पीडीएफ एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, इसे पढ़ते रहो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहो। थैंक यू।